बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। कल चैंपियंस ट्रॉफी के एक अहम तीन मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। ये पहला मौका नहीं था कि भारत ने पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट के अंदर हराया है, बल्कि इससे पहले इंडिया ने कई मरतबा पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट्स के अंदर हराया है और शायद एक आध बार पाकिस्तान जीता है इंडिया से आईसीसी जो इवेंट्स हैं उनके अंदर। और इस हार की जो वजूहात और उस दौरान जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेल पेश किया वो वही है और उसी तरह का था जिस तरह से कि पाकिस्तान अमूमन पेश करता आया है कि जब भी कोई ऐसा मरहला आता है जब पाकिस्तान को आगे क्वालिफाई करना होता है या डू एंड डाई की सिचुएशन होती है तो पाकिस्तानी टीम के हाथ पैर फूल जाते हैं। और फिर जब पाकिस्तान टीम इस बुरी तरह से हारती है तो फिर उसकी सिलेक्शन के हवाले से, प्लेयर्स की कारकर्दगी के हवाले से, सिलेक्शन कमेटी की सोच के हवाले से, बोर्ड के किरदार के हवाले से बहुत सारे सवालात उठते हैं। और कल से इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर और डिजिटल मीडिया के अंदर इस वक्त कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। बहुत सारे सवालात हैं जो कि लोग पूछ रहे हैं। जाहिर है कि लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट के खेल को देखना पसंद करते हैं, खिलाड़ियों से मोहब्बत करते हैं और फिर जब खिलाड़ी इस तरह से अपने आवाम को मायूस करते हैं तो सवाल करना उनका हक बनता है। इसी सब्जेक्ट से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं रिजवान अशरफ साहब और इसके अलावा हमें साथ हासिल होगा मोहम्मद सलमान साहब का, टेस्ट क्रिकेटर हैं, और इसके अलावा खालिद मंसूर आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे बतौर तजियाकार। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद सलमान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल का मैच, बल्कि जो पाकिस्तान ने पुराने मैचेस खेले हैं उसी का एक परतू था, उसी की एक शक्ल थी, उसी तरह से पाकिस्तान हारा, उसी तरह से हमें कोई फुटवर्क दिखाई नहीं दिया, हमें कोई होमवर्क दिखाई नहीं दिया, हमें कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान दिखाई नहीं दिया और हमें बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत गिरी हुई दिखाई दी और फिर उसका जो रिज़ल्ट था वो भी कुछ वैसा था जिस तरह के ख़दशात हमारे जहनों के अंदर थे या क्रिकेट के शायकीन के अंदर थे। आप इस शिकस्त को किस तरह से सम अप करेंगे? बेसिकली तो जहां तक मैं इसको समराइज करूंगा उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो ये रहा है कि हम सिलेक्शन प्रोसेस हमारा इतना अच्छा नहीं रहा। हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस हम नहीं सिलेक्ट कर सके, जो कंडीशंस हमें मिली उसके मुताबिक हम टीम्स नहीं बना सके, अपनी टीम को डेवलप नहीं कर सके पिछले 8-10 महीनों में। और जो टीम ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आई, साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज जीत के आई, हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की और उसकी वजह से हमारा बैलेंस नहीं बन सका। सेकेंडली, अगर मैं यहाँ पर प्लेयर्स को मोरद इल्ज़ाम ना ठहराऊं तो बिल्कुल मैं सही होऊंगा, क्योंकि किसी भी प्लेयर को पाकिस्तान खेलने का मौका मिले तो वो मना नहीं करेगा। ये बेसिकली आपकी मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी की तरफ से एक ऐसा जो है सिलेक्ट किए गए प्लेयर जो सूट ही नहीं करते थे इन कोर्सेज पे। बिल्कुल सलमान साहब, ये तैयब ताहिर के हवाले से आप कहेंगे। मैंने एक गुफ्तगू सुनी सुहेब मकसूद की जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे थे कि स्पिनर्स को डोमेस्टिक के अंदर तैयब ताहिर के अलावा कोई अच्छा नहीं खेलता। आपकी बहुत गहरी नजर है, आप पीसीबी के साथ काम भी कर रहे हैं, तो तैयब ताहिर की क्या स्पेशलिटी है? मुझे तो एक व्यूअर के तौर पे उसका बल्ला ही ठीक तरह से आता दिखाई नहीं देता। तो इरफान नियाजी के अंदर क्या प्रॉब्लम था? इरफान नियाजी अपनी इनिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से बिल्टअप करता है, बड़े शॉट्स भी उसके पास मौजूद थे और एक आध झलक उसने जिम्बाब्वे और फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान दिखाई भी थी। देखिए, जहां तक स्किल सेट की बात है ना, स्किल सेट का इशू है पाकिस्तान में और हम दुनिया जो क्रिकेट खेल रही है, जिस अंदाज से क्रिकेट खेल रही है, हम उससे बहुत पीछे हैं। और इसमें अगर प्लेयर्स की स्किल सेट की बात की जाए तो हमारे पास उस लेवल के इस टाइम पे प्लेयर्स नहीं हैं जो पाकिस्तान को ओडीआई क्रिकेट में मैच जितवा सके। हमारा स्किल सेट वो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हम बहुत ज्यादा पीछे हैं दुनिया से। हमारे पास स्ट्राइक रोटेशन का इशू है और सबसे बड़ा जो मसला दुनिया क्रिकेट में जो चेंज हुआ है वो हुआ फियरलेस क्रिकेट। हमारे प्लेयर्स अभी भी फियर में हैं, कहीं ना कहीं उनको डर है अपनी जगह का और उसकी वजह से वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए। ये गेम सेल्फलेस हो गई है, इसमें आपको सेल्फलेस होकर खेलना पड़ेगा। सेल्फ सेंटर्ड प्लेयर्स की अब कोई जगह नहीं है मॉडर्न क्रिकेट में। तो मोहम्मद रिजवान को अपनी जगह का क्या डर है?
बाबर आजम को अपनी जगह का क्या डर है? शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये तो पक्के हैं टीम के अंदर, कुछ भी हो ये जरूर खेलेंगे। नहीं देखें, वो वहां बात आ जाती है स्किल की। आपने जिस लेवल की तैयारी की होगी आप उस लेवल की ही परफॉर्मेंस देंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा जो मुझे फैक्टर नजर आया है, माइनस फैक्टर, कि हमारे प्लेयर्स बॉलर्स को नहीं खेलते। हमारे प्लेयर्स ने ये साइड आर्म, थ्रो डाउन, स्लैब, इसकी प्रैक्टिस की वजह से उनका स्किल सेट नीचे आ चुका है। अब वो मॉडर्न क्रिकेट जिस तरह से खेली जा रही है, आपकी सारी क्रिकेट रिस्ट बॉलर के आर्म से, रिस्ट से खेली जाती है। आपके 99% प्लेयर साइड आर्म और स्लैप पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है एक्चुअल क्रिकेट से। इसी तरह बॉलर जो हैं वो भी टारगेट बॉलिंग कर रहे हैं, वो नेट्स पे या प्रॉपर जो बैट्समैन है उनको बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं। उनकी जो बॉलिंग की प्रिपरेशन है वो भी उस तरह की नहीं। मैं आपको पहली मेरी बात ये थी कि स्किल सेट का इशू है, और स्किल सेट में हम बहुत पीछे रह गए दुनिया से। सही। तो ये कल के मैच को अगर हम डिस्कस करें तो रिजवान ने जिस तरह से शॉट खेला, बड़ी मुश्किल से हम लोग गेम के अंदर वापस आए, विकेट छोड़ दिए और एक आंखें बंद करके उसने खुद कुछ जो है वो शॉट खेला, और उसके फौरन बाद जिस तरह से फिर दूसरे जो लेफ्ट हैंडर हमारे बैटर थे वो भी उसी तरह से विकेट देके चले गए एक स्लो बॉल के ऊपर। तो दे डिडंट रियलाइज कि इस वक्त मैच की क्या सूरत हाल है। और फिर इसी तरह से यानी तैयब ताहिर आए, फिर सलमान अली आगा आए, और ये भी नहीं देखा कि इसके बाद तो विकेट ही कोई नहीं है, तो विकेट देके चले गया। तो ये एक रवैया के विकेट थ्रो करना और अपनी विकेट की जो अहमियत है, उसकी जो कीमत है, उससे आगाह ना होना, तो इसके ऊपर किस स्टेज के ऊपर काम किया जाता है? देखिए, आप अगर जॉश इंग्लिश और दूसरे जो प्लेयर इस टाइम परफॉर्म कर रहे हैं उनसे कंपेयर करें, जो भी प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं उनसे कंपेयर करेंगे ना फिटनेस का लेवल, तो हम बहुत पीछे हैं। हमारा वो स्टैंडर्ड ही नहीं है अभी बॉडी फिटनेस का और हमारे स्किल सेट का कि हम दुनिया से compete कर सके, अनफॉर्चुनेटली। और सबसे बड़ा जो मसला पाकिस्तान क्रिकेट में नजर आ रहा है कि अभी हमारे प्लेयर जो हैं वो अपने आप को गेम से ऊपर समझ रहे हैं। गेम सबसे ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली हम ये प्लेयर्स को समझा ही नहीं सके और इस तरह की ग्रुपिंग ही नहीं कर सके हैं कि वो अपने आप को गेम से बड़ा समझने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें पे दर पे शिकस्त हो रही है। हम बांग्लादेश से कभी टेस्ट सीरीज हार रहे हैं, कभी जिम्बाब्वे से टेस्ट मैच हार रहे हैं। ये सारा ही सारे का सारा जो मुद्दा है आप इस पे डालेंगे कि हमारे प्लेयर्स, अगर हम प्लेयर्स को मुर्द इल्जाम ठहराएं तो हमारे प्लेयर्स का जो स्किल सेट है वो उस लेवल का नहीं है जो मॉडर्न डे में रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो अब क्या होगा? टीम वापस आएगी, टीम तो एक तरह से बाहर होगी और पहली टीम बन गई है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुई है। तो अब जो अगला टूर है उसमें हम बहुत सारी तब्दीलियां देखेंगे, या इसी को चलाया जाएगा, या फिर जो इस वक्त डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको जगह दी जाएगी? देखिए, अगर हमने दुनिया की टॉप टीम्स को फॉलो करना है ना, तो आप देखें ऑस्ट्रेलिया अपने 5 प्लेयर्स के बगैर आके चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है, ठीक है। और बाकी टीमें, इंग्लैंड के भी कुछ प्लेयर मिसिंग हैं, साउथ अफ्रीका के टॉप प्लेयर्स मिसिंग हैं, क्लासन के बगैर वो पहला मैच खेले और जीत गए हैं। हमें सबसे पहले तो ये माइंडसेट बनाना है कि हमने गेम से बड़ा अपने किसी प्लेयर को नहीं करना और सब प्लेयर्स की रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाना है। नया प्लेयर जो भी खिलाना है उसको प्रॉपर बाकायदा मौका देना है और उसके स्किल सेट देखना है कि वो किस लेवल के हैं। अगर उसके स्किल सेट टॉप लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो उसको भरपूर मौका देना, उसको डेवलप करना है इंटरनेशनल लेवल के लिए। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं तीनों, बल्कि चारों आप लगा लीजिए, हसनैन को भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि जब हसनैन टीम के अंदर आते हैं तो उनके साथ भी वही प्रॉब्लम्स में 70-80 रन खाते हैं, विकेट इनको मिलता कोई नहीं है, लाइन और लेंथ इनकी है नहीं, और एक तरह से जो यानी कोई भी बॉलर जो है उसका एग्रेशन होता है, वो प्रेशर बनाता है बैट्समैन के ऊपर, तो वो बना ही नहीं पाते हैं। और इतनी स्पीड होने के बावजूद बैटर्स इनको इतना मारते हैं और इतनी बेरहमी से इनके खिलाफ रन स्कोर करते हैं कि इन्हें कुछ समझ नहीं आती कि अब हम क्या करें। देखिए, स्पीड मींस नथिंग मॉडर्न क्रिकेट में। इंग्लैंड की टीम को जिस तरह मार पड़ी है, आप उनके दोनों बॉलर देखें 150 अराउंड बॉलिंग कर रहे थे और उनको कितनी मार पड़ी है। बात यहां पर है स्किल की, आप कितने स्किलफुल बॉलर हैं। और मेरे ख्याल में अभी जो हमारे ये बॉलर हैं इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें 1-1.5 साल, और इनकी जगह जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक लेवल के
लेवल पे परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं, उन तमाम प्लेयर्स को ट्राई आउट करना चाहिए और उनमें से हमें मैच विनर्स बनाने चाहिए। अच्छा, इस हवाले से बड़ी बात हो रही है कि जी कोई एक और स्पिनर शामिल करना चाहिए था, एक और ओपनर होना चाहिए था, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो वो नोमान की और साजिद खान की जो फॉर्म लगी हुई थी उसको यूटिलाइज करना चाहिए था। आप क्या समझते हैं कि जो कल का मैच था उसके अंदर अगर नोमान होते, क्योंकि जिस तरह इंडिया ने अपने 3 स्पिनर्स को यूटिलाइज किया और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा, खासतौर पर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को, तो कुछ असर, कुछ जो फर्क डाल सकते थे नोमान। देखिए, पाकिस्तान के 15-20 लोगों के अलावा ना 25 करोड़ अवाम एक ही बात कर रही थी कि जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए था। तो 25 करोड़ अवाम या तो गलत है या ये 20-25 लोग गलत हैं। सही है। और आपसे आखिरी सवाल ये है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या फिर मीडिया से जो गुफ्तगू की है मोहम्मद रिजवान ने, उसमें उन्होंने कहा कि जी इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उन्हें यह भी पता नहीं चल रहा था कि वो माशाल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं या इंशाल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, और बड़े घबराए हुए, बड़े बौखलाए हुए, और वे जिस तरह से अपनी गुफ्तगू के दौरान मजहब के मुख्तलिफ मुहावरे और मुख्तलिफ फ्रेजेज इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसको भी मीडिया ने बहुत, यानी उसके ऊपर बात की है, उसको क्रिटिसाइज किया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है, उसको इस हवाले से ही अवेयरनेस नहीं है कि उसने मीडिया से किस तरह से बात करनी है, मीडिया को किस तरह से हैंडल करना है। सर, इसका सिंपल सा जवाब है, क्या हमने ग्रूमिंग की है अपनी आने वाली नस्ल की? नहीं की। तो जब पूरी नस्ल की ग्रूमिंग नहीं हुई तो रिजवान को अलग तो नहीं है, वो पाकिस्तान के शहरी है ना। तो सब जैसे पूरी कौम है वैसे वो भी है, वो भी उसी तरह के एक्सक्यूजेस दे रहा है, वो भी उसी तरह की बात कर रहा है जिस तरह की बात हमारे आम फहम लोग हों, जैसे प्रोफेशनल लाइफ में लोग करते हैं। तो बेसिकली तो आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, तो सब कुछ सही करने की जरूरत है और बहुत सारी चीजें सही करने वाली हैं। और इस लेवल पे जो प्लेयर्स आ जाते हैं उनको एटलीस्ट चाहिए कि वो अपने आप को ग्रूम करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। सही है। जिस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को रिक्वायर्ड है, आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, वैसे ग्रूमिंग करें। आपको जब अल्लाह ताला बहुत ज्यादा नवाजता है तो आपका फर्ज है कि अपने आप को उसमें डालें। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। खालिद मंसूर साहब, आपसे मेरा यह सवाल है कि जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं और मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो चेहरा है क्रिकेट का वो ऐसा क्यों है, और ख़ास तौर पे ये आईसीसी इवेंट्स के अंदर क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। बायलैटरल सीरीज तो पाकिस्तान ने अभी 2 जीती हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया है, मगर जैसे ही आईसीसी इवेंट आया है तो पाकिस्तान की टीम बिल्कुल जो है वो फ्लैट हो गई है और यूं लगता है कि वो क्रिकेट खेलना ही भूल गई है। आपने कल का मैच देखा, आप इसे किस तरह से व्यू करेंगे? एक्चुअली जो बायलैटरल सीरीज का आपने जिक्र किया है वो टीमें जो होम सीरीज होती है और जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, मतलब उसको कोई पॉइंट्स नहीं होते या आईसीसी ट्रॉफी में उसके काउंट नहीं होती, वो यही उनका बड़ी नेशन जो है, जो क्रिकेटिंग नेशन है, उनका यही तो इम्तियाज है कि वो नए लड़कों को उसमें ट्राई करते हैं। जबकि हमारे यहाँ ये होता है कि जो पुराने लड़के होते हैं, बाबर आजम, रिजवान, ये तो कोई सीरीज मिस ही नहीं करते और कहते हैं हम अपना रिकॉर्ड बेहतर कर ले। इसलिए पाकिस्तान मैचेस बायलैटरल सीरीज में जीत जाता है क्योंकि उन्होंने नए सब्स्टिट्यूट्स को भी तलाश करना होता है। असल टेस्ट आईसीसी ट्रॉफीज में होता है क्योंकि वहां पे टीमें आके अपनी फुल पोटेंशियल पे खेलती और जितना भी उनके पास टैलेंट होता है वो उसको भिजवाते हैं। अब कल का ही मैच आप ले लें, कल के मैच में आप मैं हैरान हो गया जब मैं अपनी टीम का देख रहा था कि बमुश्किल हमें पांचवा बॉलर नहीं मिल पा रहा था। आप देख रहे थे कि जिस तरह 2 स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, तो जो खुशदिल है वो लेफ्ट आर्म, वो तो मुझे बैट्समैन, जिस तरह एक बैट्समैन इंजमाम की जमाने में बॉलिंग करता था, वो तो मुझे वो लगे, वो तो मुझे तो बैटिंग ऑलराउंडर भी नहीं लगे। वो तो शॉर्ट पिच करा रहे थे, ऑफ स्टंप पे गेंद देके वो आराम से वो कट मार के चौका मार के चले जाते थे। तो लेकिन दूसरी तरफ मैंने जब इंडियन टीम का देखा तो मैं हैरान हो गया उसमें कि उसमें 6 बॉलर हैं और 8 बैट्समैन। यानी आप कॉम्बिनेशन देखें कि वो 6 बॉलर जो कि 10 ओवर कर सकते हैं, 6 के 6 बॉलर और 8 बैट्समैन जिनकी एवरेज जो 30-40 अबव है, वो है। ये क्यों है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन आप देखें कि उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास पाकिस्तान को किया है। आप उनका नया टैलेंट देखें, जो उनका बैट्समैन था शबमन गिल,
उन्होंने आप देखें ना, वहां पे जब शाहीन ने उनको अंडर प्रेशर ले आए, रोहित को जब उन्होंने यॉर्कर, वो एक बड़ा जबरदस्त यॉर्कर किया शाहीन ने, जब उसको बोल्ड कर दिया तो वो जाहिरी बात है इंडियन टीम प्रेशर में चली गई। उस वक्त गिल ने महसूस किया अगर हम हॉल में चले गए जिस तरह पाकिस्तान डिफेंसिव है तो फिर हम पे प्रेशर आ जाएगा। उसने आगे बढ़ के 2-3 ऐसी जबरदस्त शॉटें मारी जो कि क्लासिक ड्राइव गिनी जाएंगी हिस्ट्री में। तो उन्होंने तो आउट क्लास किया। हमारे यहाँ यही इशू है कि हम ना ग्रूमिंग करते। जी आवाज आ रही है रमजान? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है रिजवान साहब, जी ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? ठीक है आपका मौकिफ आ गया खालिद साहब। रिजवान साहब प्रॉब्लम कहाँ पे है? सिलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, स्किल्स लेवल वो वाला नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रिक्वायर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कप्तानी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब प्रॉब्लम जो है वो हर जगह पर है। ये जो क्रिकेट को आप आइसोलेट करके अगर देखेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच सकते। प्रॉब्लम जो है वो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और ऊपर से नीचे तक। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैं वहां से शुरू करता हूं बात, फिर उसके बाद में ये जो क्रिकेट के अंदर इन्होंने तबाही और बर्बादी फेरी है। अभी चंद दिन पहले जो है वज़ीर आज़म ये फरमा रहे थे कि अगर मैंने तरक्की के अंदर इंडिया को पीछे ना छोड़ा तो मेरा आप नाम बदल दीजिएगा, बाकी तो कामों के अंदर, इदारों के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, कैटेगरी के अंदर तो छोड़े, आप क्रिकेट के अंदर भी उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। ये आपकी हालत हो गई है। और दावे इस तरह के बड़े बड़े बड़के मारते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। क्रिकेट का हाल ये है कि वहां पर आपने एक ऐसा बंदा लगा दिया है जिसके पास पता नहीं कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने उसके पास रोल है, और वो समझते हैं कि शायद स्टेडियम बना लिया है तो हमने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया, और स्टेडियम बना लिया है, प्लेइंग 11 नहीं बना सके, टीम नहीं बना सके। ना आप एक ऐसी टीम पिछले 2 साल से 2.5 साल से बना सकें, और जितने भी इवेंट्स पिछले 2.5 साल से हो रहे हैं या 2 साल से या 3 साल से हो रहे हैं, तमाम के तमाम इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान जो पहला राउंड होता है, जो पहला बिल्कुल बेसिक राउंड होता है, उससे ही फारिग हो जाता है, उससे ही बाहर हो जाता है, वो उससे ही घर आ जाता है। आगे जाने की तो नौबत ही नहीं आ रही। और उसके बावजूद यही वो लोग नजर आते हैं, यही आगे पीछे फिरते नजर आते हैं, यही टूर करते नजर आते हैं, यही खेलते नजर आते हैं। या तो पीछे टैलेंट का मसला है या इनको हटाने का मसला है। सर्जरी की बातें होती थी, वो सर्जरी तो नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, शायद अब सर्जरी हो जाए। खालिद साहब, ये कुछ जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो मुश्किलात हैं और पाकिस्तान कोई ICC टाइटल जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हो पा रही, बल्कि जो नेक्स्ट मरहला है उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही, तो वो उसके पीछे कहते हैं कि जी वो बानी PTI ने जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खात्मे का ऐलान किया था वो सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि वो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन तर्ज के ऊपर पाकिस्तान का जो क्रिकेट का ढांचा है उसको खड़ा करना चाहा था, और ऑस्ट्रेलिया की और पाकिस्तान की जो डायमेंशंस हैं और बाकी सारे जो मामलात हैं उनके अंदर बहुत फ़र्क है। एक बड़ा मुल्क है, यहाँ पे आबादी ज़्यादा है और यहाँ पे टैलेंट को उस तरह से मौक़े हासिल नहीं है जिस तरह से कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर टैलेंट को नर्चर करने के मौक़े मौजूद हैं। तो उस वक्त हमने देखा था कि ना सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि नॉन क्रिकेटर्स जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग छोटी छोटी मुलाजमत के ऊपर लगे होते हैं, वो सब रोने रोते थे। तो खैर अब मौजूदा हुकूमत के आने से उसकी उस फैसले की वापसी हो गई है। तो उस फैसले का बानी PTI ने जो किया था, जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म किया था, उसका कितना किरदार है? जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। वो बिल्कुल एक डिजास्टर डिसीजन था। मैं कह डिजास्टर डिसीजन ऐसा था कि देखें ना, पाकिस्तान जैसा मुल्क हो जो कि आपको और कोई फैसिलिटीज भी हुकूमत की तरफ से नहीं मिलती, लोग अपना रोजी रोटी छोड़ के जब क्रिकेट खेलते हैं तो उनको कुछ पैसे तो चाहिए ना। अब अगर कोई माँ बाप अपना बच्चे को भिजवाते हैं और वो कोई कमाई भी और नहीं कर रहे हैं और वो बर्डन बन जाता है, तो वो फिर आखिर में कहेंगे ना उसको कि आप क्रिकेट ना ही खेलें फिर। तो अगर डिपार्टमेंट में ये होता था कि कम से कम कोई तनख्वाह उनकी लग जाती थी, कुछ उनको बेनिफिट मिलता था, तो वो जब ये डिपार्टमेंट खत्म हो गए तो जो मटीरियल इम्पैक्ट है या जो पैसा है वो खत्म हो गया। और जब पैसा खत्म हो गया तो टैलेंट ने आना बंद कर दिया, और उसके बजाय जब ये इन्होंने PSL स्टार्ट कर दिया तो सारे लड़कों का फोकस PSL पे चला गया। अब PSL एक T20 लीग है और शॉर्ट टर्म है, वहां पे प्लेयर ग्रूमिंग नहीं होती।
तो अब ये गंगोली से पिछले साल ही किसी ने पूछा कि आपकी जो सक्सेस का राज है वो किस में है, तो ये आईपीएल की वजह से तो हंस पड़ा कि हमारी सक्सेस का राज आईपीएल उसमें 5% भी नहीं है। हमारी सक्सेस का राज है जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जिसको रणजी ट्रॉफी कहा जाता है। रणजी ट्रॉफी में आप जाते हैं और आप महीने के 2-2.5 लाख रुपए आपको उनका मिलता है। अब वहां पे क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मजबूत है, इस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी कॉर्पोरेट, वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, वो चीजें, इंडस्ट्री मजबूत है ना, मुल्क मजबूत है तो इंडस्ट्री भी मजबूत, तो वहां उनके लिए पर मंथ डोमेस्टिक में तनख्वाह देना उनके लिए कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान जैसा मुल्क हो, यही है ना, एप्पल टू ऑरेंज को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में तो हमारा ऑलरेडी कॉर्पोरेट जो सेक्टर है वो डूबा हुआ है। जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के फैसल करीम कुंडी, उन्होंने जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको चैलेंज किया है और एक तरह से मुनाजरे का ऐलान किया है कि जी आपकी परफॉर्मेंस जो है उसमें और इस वक्त जो सिंध की परफॉर्मेंस है उसके बीच में मुनाजरा करवा लेते हैं, और अगर 1% भी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई तो हम सिंध हुकूमत छोड़ देंगे। और इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं जिसको उन्होंने यानी कंटेंशन के तौर पर पेश किया है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अच्छी नहीं है। वहाँ 34 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 34 में से 24 के अंदर वाइस चांसलर्स नहीं हैं, असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल है जो वहाँ पे अबतर है। इस वक्त किसान वहाँ पे इस तरह पर एहतजाज है। खालिद साहब, आपकी तरफ में आता हूँ, आप किस तरह से व्यू करते हैं फैसल करीम कुंडी साहब के इस बयान को जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को एक तरह से मुनाजरे का चैलेंज दिया है कि जी आप जो सिंध की वजारत आला है उसके हवाले से कारकर्दगी का मुवाजना कर लेती है और जिसकी कारकर्दगी बेहतर हुई वो अपनी हुकूमत छोड़ दे, और ये भी कहा कि अगर हमारी कारकर्दगी 1% भी कम अच्छी हुई आपसे तो हम जो है वो सिंध की वजारत आला छोड़ देंगे। देखे ना, ये आप इससे अंदाजा लगा लें कि उनको कुछ ना कुछ एतमाद तो है ना सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पे कि वो मुनाजरे का चैलेंज कर, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और इतने बड़े ऑफिस से आना, गवर्नर के ऑफिस से, तो इसका मतलब है कि उनको कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस है। और पीटीआई के लिए तो ये शर्म का मकाम है मेरे ख्याल से, इससे बड़ी कोई, कि पीपल्स पार्टी उनको अब मुनाजरे की दावत दे रही। यानी जो पीपल्स पार्टी के बारे में पीटीआई के दोस्तों का दावा हुआ करता था सोशल मीडिया पे कि सिंध में तो लुट पै गई है, सिंध में तो मिस गवर्नेंस है, वहां तो लोग भूख से मर रहे हैं, थर में लोग प्यास से मर रहे हैं, वो पार्टी के लीडर वो उठ के इनको अब मुनाजरे की दावत है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इन्होंने 12 साल में केपीपी में क्या गुल खिलाए कि उनकी तरफ से चैलेंज आया है। और जो यूनिवर्सिटियों की इन्होंने बात की है बिल्कुल सही की है, ये तो मैं पर्सनली जाता हूँ या, और उसमें भी जो हुआ कुछ वाइस चांसलर बचे हैं वो भी अगले साल रिटायर हो जाएंगे तो बगैर वाइस चांसलर हो जाएंगे। और वजह क्या है वो आपको पता है, फंड्स की कमी, फंड्स जनरेशन ये कर नहीं सकते। आप तो और छोड़ें, आप इधर आए नौशहरा से लेके मर्दान तक जो मेन रोड है, जो कि आप कहते हैं मेन आर्टरी है केपीके की, वन ऑफ द मेन आर्टरी, इस पे पिछली हुकूमत जो अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी उन्होंने लाइट्स लगाए। तो अभी एक वफ्द आया था लाहौर से मेरे साथ, हम नौशहरा से मर्दान जा रहे थे, तो क्योंकि रात का वक्त तो अंधेरा था, तो उन्होंने कहा लाइट्स नहीं है, तो मैंने उनको गाड़ी रोक के देखा, मैंने कहा ये देखे लाइट, कहते ये तो हर जगह पे लाइट्स लगी हुई है, मतलब लाइट्स हैं, खंबे हैं, कड़े हैं, कनेक्शन वगैरह, तो ये जल क्यों नहीं रही। मैंने कहा क्योंकि वो पीटीआई से वफ्द बिलोंग करता था, उनकी हमदर्दी पीटीआई के साथ थी, तो मैंने उनको कहा कि ये आप जाके अडियाला में पूछ लें उनसे कि इन लाइटों को बिजली क्यों नहीं दे रहे। तो ये तो बिजली तक नहीं दे सकते, यानी अगर आपके पास लाइट भी नहीं है तो कम से कम उस पर एक छोटा सा सोलर पैनल लगवा दें तो वो बल्ब जल जाएगा। बाकी तो बड़ी बड़ी बातें तो ठीक है। रिजवान साहब, आप कह रहे हैं, रिजवान साहब, खैबर पख्तूनख्वा तो पीटीआई का बेस कैंप है, जब उसके पास बेस कैंप ही नहीं होगा तो फिर वो किस तरह से बाकी यानी जो प्रोविंसेस है उनको उंगली दिखा पाएगी, या फिर फेडरल हमारा जो कैपिटल है उसके ऊपर चढ़ाई कर पाएगी, या फिर पंजाब के ऊपर चढ़ाई कर पाएगी। तो क्या पीटीआई जो है खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है कि यहाँ तो हम तरक्याती काम करें ना करें, लोगों के मसाइल हल करें ना करें, यहाँ तो हमने बस जीत जाना है। शेख साहब, बात यह है कि ये फैसल करीम कुंडी अगर ये चैलेंज कर रहे हैं मुनाजरे का या किसी भी चीज़ का, डिबेट का या कुछ भी,
तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप जो खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है, वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो लोग हैं, उनसे जाके बात कर लें, उनसे जाके पूछ लें, और इसी तरह से सिंध के अंदर जाके पूछ लें, तो आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके सामने पिक्चर जो है वो क्लियर आ जाएगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कराची से, सिंध से, वहां पर जो ताजर बरादरी थी उनका एक नुमाइंदा वो ये बात कर रहा था कि ये जो सीएम सिंध है इसको रिप्लेस करवा दे पंजाब की सीएम से। तो ये तो वहां की हालत है। ये ताजर बरादरी का एक नुमाइंदा बात कर रहा था और वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा था, तो उससे सारी हकीकत खुल जाती है। नहीं, वो ये होगा ना कि वो मरियम से बेहतर नहीं होंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर से यकीनन बेहतर होंगे। वो ये भी तो उसके बीच में कंटेंशन हो उसके तो अंदर सारी हकीकत खुल जाती है। और दूसरा ये कि अगर पब्लिक में चले जाए, इनका अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक जो सेहत कार्ड है, इसका ही आप मुकाबला करवा लें सिंध के अंदर, वहां पर सेहत की सूरत हाल क्या है और यहां पर कैसे लोगों को फ्री कार्ड मिलता है और फ्री कार्ड के जरिए उनका इलाज होता है। ये एक ही आप चीज उठा के देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पर लोगों की हालत क्या है और यहां पर लोगों की हालत क्या है। और ये लोगों ने डिसाइड करना होता है, ये किसी और बंदे ने डिसाइड नहीं करना। ये मुनाजरे के अंदर अभी ये तो इलेक्शन कैंपेन हो नहीं रही है, इलेक्शन के दिन आ नहीं रहे, ये तो डिसाइड करना है पब्लिक में, और पब्लिक हर वक्त फैसला करती है। पब्लिक के पास ही असल पावर है, पब्लिक के पास ही असल ताकत है। वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से आप पूछ लें और सिंध के अंदर जाके पूछ लें, आपको पता लग जाएगा कि सिंध वाले क्या कहते हैं, वहां के लोग अपनी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में। खालिद साहब, ये कल पीटीआई फिर से एहतजाज करने जा रही है। कल का जो एहतजाज है उसकी वजह यह है कि बानी पीटीआई के केसेस की जल्द अज जल्द समाअत की जाए। तो यानी हमारा जो कोर्ट्स का मामला है वहां पे तो यानी नस्लें केसेस भुगतती रहती हैं, तो उनकी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही और इनके केसेस जो है वो जल्द अज जल्द सुने जाएं। ये क्या मामला है? ये तो जी, ये जो अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, जो कि मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट से, पंजाब से आए हैं, उन्होंने ये अहकामात जारी किए हैं कि अब जितने भी केसेस की सुनवाई होंगी, रिगार्डलेस, जो कि मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छा इकदाम है, रिगार्डलेस कि ये अमीर है, ये ताकतवर है, ये सियासतदान है, ये देखे ना, रियासत के लिए तो सब एक जैसे हैं। वो कहते हैं ना, रियासत जो होगी तो माँ की जैसी होगी, तो माँ के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आइंदा से कोई भी केसेस बगैर मेरिट के, यानी अगर 10 केसेस 20 केसेस लग गए हैं, तो ये नहीं हो सकता है कि मंसूर अफरीदी का केस जो है वो, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बंदा है तो वो आके पहले तो वो तो अपने नंबर पे ही लगेगा। तो ये तो मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि ये तो पहले ही हमारे अदलिया में होना चाहिए था। ये देखें ना, सियासतदान आज केस का रेड करते हैं, कल उनकी सुनवाई शुरू हो जाती थी। मैं अक्सर अपने आप से डिस्कस, लोगों से, दोस्तों से डिस्कस करता, वकीलों से मैं पूछता था कि ये क्या चक्कर है कि ये बाकियों के तो केसेस को तो तारीख पड़ जाती है कि जी आपकी 1 साल बाद हेयरिंग होनी है, आपकी 3 महीने बाद हेयरिंग होनी, लेकिन जो बड़े बड़े सियासतदान हैं और मगरमच्छ हैं उनको तो उसी दिन। तो ये तो मैं काबिल सताइश इकदाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और ये खैर एहतजाज तो करते रहते हैं पीटीआई वाले, उससे तो कोई इतना रियासत पे रिजवान साहब, बानी पीटीआई तो ये कहते हैं कि मैं जेल के अंदर ठीक हूं, मुझे जेल से बाहर मत निकाला जाए और मैं कोशिश भी नहीं कर रहा कि मैं बाहर आ जाऊं, मैं अंदर रह के इनके लिए ज्यादा खतरा हूं। लेकिन अब उसकी जो टीम है वो कला की और फिर जो पार्टी के लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके केसेस जल्द अज जल्द लगे, उनकी जल्द अज जल्द तारीख आए ताकि उनका फैसला हो और किसी तरह से बानी पीटीआई बाहर आ जाए। हकीकत ये है, कहते कुछ और है। देखिए शेख साहब, ये जो केसेस का मामला है, मुकदमात का मामला है, और जितने इस वक्त मुकदमात पीटीआई वालों के ऊपर या इमरान खान के ऊपर बनाए जाते हैं, वो अदालत के अंदर जब जाते हैं, वहाँ ऐसी अदालतों के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर या बाकी अदालतों के अंदर अगर उनको मैनेज ना किया जाए तो बाकी वहां पर मेरिट के ऊपर फैसला होगा, इंसाफ होगा, तो ऐसे 2 मिनटों में केसेस से फारिग हो जाते हैं, सारे के सारे केसेस जोड़ जाते हैं और बाकी तमाम के तमाम जो पिछले जितने केसेस थे, निकाह वाला केस हो जाए, फिर उसके बाद साइफर का केस हो जाए, तोशाखाना केस हो जाए, वो किस तरह से 2 मिनटों के अंदर ही उड़ जाते थे, फारिग हो जाते थे। पहली पेशी में फारिग हो जाते थे जब उसको रिव्यू के अंदर डाला जाता था, वहां से ठीक है जैसे मर्जी इनको सजा हो जाती थी। अल्टीमेटली उसका फैसला या उसकी हकीकत उस वक्त खोल के सामने आ जाती थी जब किसी भी हाई कोर्ट के अंदर वो मामला या केस जाता था। खालिद साहब, एक छोटा सा सवाल है, जल्दी जवाब दीजिएगा, वक्त ही है, कि क्या इस तरह से ये अदालत को प्रेशराइज करने का भी एक हो सकता है उनका ये एक टैक्टिक
कि जी एहतजाज किया जाए ताकि जो है हमारे जल्द अज जल्द जो केसेस हैं वो उनकी समाअत का अमल शुरू हो? नहीं, 26 नवंबर से तो ये बात आपकी सही थी, हो सकता था, लेकिन 26 नवंबर के बाद अब रियासत ने घुटने टेकना खत्म कर दिए हैं और मेरा नहीं ख्याल कि अब रियासत किसी तरह का प्रेशर और कमजोरी, ये अपनी खान साहब को दिखाने के लिए एक आध एहतजाज कर लेंगे हल्का सा, लेकिन उस पर रियासत को कुछ असर नहीं पड़ेगा मेरे। चलो ठीक है जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। देखने के एक बार फिर बेहद शुक्रिया।